नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव फेल हो गया। 8 अगस्त से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई। विपक्ष के दिग्गजों ने सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सरकार की तरफ से भी सियासत के बड़े सूरमाओं को मैदान में उतारा। 10 अगस्त का दिन बेहद खास हो गया। 10 अगस्त का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कभी हंसी मजाक के जरिए हमला बोला तो कभी सख्त लहजे में विपक्ष पर जोरदार तरीके से पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने विश्वास नहीं खोया, कांग्रेस ने जनता का विश्वास खोया। अपने भाषण में 98 बार तालियां बजी, 22 बार ठाके लगाए, 13 बार टोका टोकी हुई और 29 बार मणिपुर शब्द का जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री के पूरे भाषण की खास बातों के बारे में आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी और इन बातों के मायने समझाने की कोशिश करूंगा। मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्ष ने यह दांव चला। लेकिन आखिरी दिन, आखिरी दौर में जो कुछ हुआ उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की गुगली से विपक्ष क्लीन बोल्ड हो गया। काफी देर मणिपुर पर नारेबाजी करने के बाद विपक्ष के सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया। मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार की संवेदनाओं को सदन में जाहिर किया। कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर मामले पर विपक्ष की संवेदनाओं को सिलेक्टिव साबित किया, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। संसद में 3 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चली। पहले दिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर मामले पर सरकार पर हमला बोला। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला और दूसरे दिन राहुल गांधी और होम मिनिस्टर अमित शाह की टक्कर देखने को मिली। तीसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, असदुद्दीन ओवैसी ने भी हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। स्मृति ईरानी भी पीछे नहीं रही। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कैसे सत्ता पक्ष विपक्ष में दम दिखा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान में इस वक्त चुनावी मौसम चल रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, जो इसी साल 2023 में होने वाले। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है और चुनावी मौसम में अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव चला गया।
लोकसभा विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। विपक्ष के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विपक्ष को पता है कि जब तक बीजेपी के इस सबसे बड़े ब्रांड की चमक कम नहीं होगी, तब तक बड़ा बदलाव मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। मणिपुर हिंसा, मणिपुर में महिलाओं का अपमान बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ। विपक्ष ने इस पर बड़ा दांव खेला। मणिपुर मामले पर विपक्ष का शुरू से स्टैंड क्लियर रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मणिपुर पर बयान दें। इसे लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी रहा। मॉनसून सत्र में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आखिरकार 26 जुलाई को विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार किया। 8 से 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चली। अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सियासी माहौल गरमाया रहा। दूसरे दिन राहुल गांधी ने सदन में माहौल बनाया। अमित शाह ने जोरदार तरीके से पलटवार किया और आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदार तरीके से एंट्री की। अपने अंदाज में, अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। बयान के तीर चले, आरोप प्रत्यारोपों के बम बरसाए गए। अविश्वास प्रस्ताव का असर हर किसी को पता और आंकड़ों के मामले में सत्ता पक्ष की मजबूती का अंदाजा विपक्ष को बाखूबी था। अविश्वास प्रस्ताव का गिनना तय था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव कितना कामयाब रहा। प्रधानमंत्री मोदी की घेराबंदी का कितना फायदा मिला और जिस मकसद से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो मकसद किस हद तक कामयाब रहा, पूरा हुआ। चुनावी माहौल में विपक्ष इसका कितना फायदा उठा सकेगा? क्या मणिपुर पर वाकई गंभीरता से बात हो सकी या फिर मणिपुर हिंसा पर बस चुनावी मुद्दा बन गया? दूसरी तरफ मणिपुर पर सरकार का पक्ष कितना संतोषजनक रहा? सत्ता पक्ष अविश्वास प्रस्ताव का चुनावी असर किस हद तक कम कर सका? सत्ता पक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव उल्टा तो नहीं कर दिया और चुनावी माहौल में सत्ता पक्ष ने इसे सरकार के कामकाज को हाईलाइट करने का मौका तो नहीं दिया। सत्ता पक्ष ने इसके बहाने कांग्रेस शासित राज्यों की नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं पेश कर दी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 3 दिनों तक पूरे हिंदुस्तान का फोकस हिंदुस्तान की संसद पर बना रहा। संसद के अंदर हर मसले पर बातचीत हुई। विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई। मणिपुर में सरकार को फेल साबित करने की पूरा जोर लगाई। सरकार की नेगेटिव रिपोर्ट पेश की गई तो दूसरी तरफ सरकार ने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मणिपुर पर रिपोर्ट पेश करने के साथ साथ सरकार ने अपने दूसरे कामकाजों का भी हाईलाइट सदन के जरिए देश को बताया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन 3 दिनों में किस किस नेताओं ने क्या कुछ कहा जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा। अविश्वास प्रस्ताव के बहस के पहले दिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी मजबूरी थी। हम प्रधानमंत्री का मौन व्रत तोड़ने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए। मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। पहले दिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लेकर माहौल बनाया।
निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के उस दिन संसद में नहीं बोलने का मुद्दा भी बनाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि सुबह सेक्रेटरी जनरल के यहां चिट्ठी आई थी कि राहुल गांधी जी बोलेंगे। हम तो उनके भाषण का इंतजार कर रहे थे। भारतीय नारी को क्या क्या कहना चाहिए, उसकी पूरी की पूरी पिक्चर सोनिया जी में दिखती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सैक करना है और दामाद को भेंट करना है। अविश्वास प्रस्ताव के राहुल दूसरे दिन संसद आए। राहुल गांधी ने करीब 35 मिनट संसद में बोले। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं रिलीफ कैंप गया, महिलाओं बच्चों से बातचीत की, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मणिपुर में सेना एक दिन में शांति ला सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। आप भारत माता के रखवाले नहीं। राहुल गांधी का फ्लाइंग किस मुद्दा बना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर महिला सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। दूसरे दिन होम मिनिस्टर अमित शाह का जोरदार तरीके से सदन में भाषण हुआ। अमित शाह ने मोदी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है। उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। अमित शाह ने कहा कि मैं मणिपुर में 3 दिन 3 रात में रहा। गृह राज्य मंत्री 23 दिन रहे। अब भी मॉनिटरिंग हो रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह भी कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री सहयोग कर रहे थे, इसलिए उन्हें नहीं हटाया गया। धारा 356 के तहत मुख्यमंत्री तब बदला जाता है जब मुख्यमंत्री सहयोग ना करे। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के तीसरे दिन लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की इकोनॉमी पर स्पीच दी। बैंकों पर बातचीत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की सरकारों पर हमला बोला। एनपीए का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम आपका रायता साफ कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में टमाटर का भी जिक्र किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्नाटक की होलसेल मंडी में टमाटर के दाम 100 रुपए के नीचे आ गए। जल्द राहत मिलेगी। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी जोरदार तरीके से अपनी बात सदन में रखी, अपने अंदाज में रखी। असदुद्दीन ओवैसी ने तंज भी कसा। भारत छोड़ो का नारा एक मुसलमान ने दिया। अगर यह बात बीजेपी के नेताओं को पता होती तो वो इस नारे से परहेज करते। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व की विचारधारा बड़ी? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आखिरी दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा। अविश्वास प्रस्ताव की बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार तरीके से ओपनिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्के फुल्के अंदाज में कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा। अधीर रंजन चौधरी पर हमला किया। कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और विपक्ष पर सदन में जमकर भी। जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके बही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अविश्वास प्रस्ताव में
कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। और पिछले उदाहरण देखिए आप, 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले टर्म में यानी 2018 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार पर जनता का पूरा विश्वास है। उस वक्त पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि विपक्ष 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में एक बार फिर से कहा कि विपक्ष 2028 में अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव फिर से ट्राई करे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मोदी का वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए किस तरीके से वो विपक्ष को जमकर घेर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं, और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नो कॉन्फिडेंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों में कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का घाव काफी ज्यादा गहरा है, और कई राज्य के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से कांग्रेस को अपने अंदाज में घेर रहे हैं। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के साथ साथ गांधी परिवार पर भी जमकर हमला बोला। वो लम्हा भी सुनवाना चाहता हूं, अब सुन लीजिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं
जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं, और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उस दर्द को लेकर के आता है। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी सरकार के कामकाज के बारे में बता रहे थे, उस वक्त विपक्ष के कुछ नेता मणिपुर के नारे लगा रहे थे। फिर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने सदन से बाहर जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया। इसे बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि मणिपुर पर विपक्ष की संवेदना सेलेक्टिव है, जबकि पूर्वोत्तर उनके दिल के बेहद करीब है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को लेकर विपक्ष पर जोरदार तरीके से हमला किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव फेल हो चुका है। सदन में सत्ता पक्ष ने अपना दम दिखाना देखना होगा। इसका चुनावी लाभ कौन कितना ले पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और उसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव होने। और ये तमाम जो संसद और संसद के बाहर जो हंगामा देखने को मिला, उस पर जनता का क्या फैसला होगा, क्या रुख होगा, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।